This is Avinash, and I welcome you all in my YouTube channel Inara, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, ये थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में आपने गैसेस स्टेट के नाम से पढ़ा होगा, तो एक तरह से आप समझो ये रिविजन। अब आसान चैप्टर होता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आज हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करके देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन अगर मैं गैसेस के बारे में स्टार्ट करूँ ना, तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन से। अब बोलोगे सर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब भी तो थे, वो सब नहीं पढ़ाओगे? तो मैं वो सब अभी नहीं पढ़ाने वाला। मैं सीधा सीधा स्टार्ट करूंगा इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, हम स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस लॉ से। अब फिजिक्स में ना रियल गैस के बारे में हम बात नहीं करते, हम फिजिक्स में क्या करेंगे, सिर्फ आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। तो वो जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है। आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सबने सुन रखा है, बहुत ही जाना माना इक्वेशन है, हर कोई जानता है। एक एक करके सारे टर्म्स को देखते हैं, सारे टर्म्स क्या है। सबसे पहला टर्म अगर आप देखोगे तो सबसे पहला टर्म है पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। सबसे पहला टर्म क्या है? सबसे पहला टर्म है पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। अभी अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है यार? अच्छा, अब ये प्रेशर का मतलब क्या है, ये कौन सा प्रेशर है सर? तो ये कौन सा प्रेशर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया जाए एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, एक गैस को छुपा के रख दिया है। छुपा के रख दिया है मतलब इस कंटेनर के अंदर एक गैस को हमने भर के रख दिया है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं। वो पागलों की तरह धड़ाम धुड़ुम इधर उधर भाग रहे हैं। और वो इधर इधर उधर जब भागेंगे तो कंटेनर के वॉल्स को हिट करेंगे। जब ये कंटेनर के वॉल्स को ऐसे ऐसे हिट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब P यहां पर जो हम लिखते हैं ना, वो वही प्रेशर है। तो P प्रेशर जो है वो कौन सा प्रेशर है? प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड by gas molecules, pressure applied by gas molecules on the walls of container, on the walls of container। ये P कौन सा प्रेशर है सर? तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो हिट कर रहे थे कंटेनर के वॉल्स को, तो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। उस प्रेशर के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब प्रेशर को मेजर करने का ना कुछ आपने यूनिट सीखा होगा। तो प्रेशर को मेजर करने का जो यूनिट्स होता है, एक बार हम क्या करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक वो यूनिट समझ में नहीं आएगा ना, आप इस ढंग से न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। सबने सुन रखा होगा, पास्कल यूनिट है। शायद आपने सुना होगा कि प्रेशर को हम एटीएम में भी मेजर करते हैं। शायद आपने सुना होगा प्रेशर को हम बार में भी मेजर करते हैं। BAR होगा, बार। प्रेशर को बार में मेजर करते हैं। प्रेशर को टॉर में भी मेजर करते हैं, और प्रेशर को ऐसा भी लिखते हैं, मतलब सम कॉलम हाइट ऐसा लिखते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब इन सब का ना मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन सब का मतलब नहीं समझोगे, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूं पास्कल, पास्कल क्या है? तो पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है, और पास्कल होता है कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगाया जाए, 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में परपेंडिकुलरली लगाया जाए, तो जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। अब ये एटीएम क्या है सर? तो आप जानते होंगे कि हमारे ऊपर हमारा जो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है ना, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो यूनिट स्क्वायर एरिया में ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एटीएम। अब ये 1 एटीएम प्रेशर में कितना होता है, मतलब पास्कल में कितना होता है? तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम मीन्स 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। बार क्या है? बार भी थोड़ा मिलता जुलता वैल्यू होता है। बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल को हम क्या बोलते हैं, 1 बार।
टॉर भी होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, टॉर का रिलेशन मेरे को ऐसे याद भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसका क्या मतलब है सर, इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए ना आपने शायद ये फॉर्मूला सुना होगा कि प्रेशर जो है, प्रेशर जो है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ये सी बेड है, ये सी बेड है। अब सी बेड नहीं, सी और एयर का जो इंटरफेस है, मतलब यहां से इसके ऊपर जस्ट एयर है और नीचे में क्या है, सी है। अच्छा, अगर ऊपर में एयर प्रेजेंट है तो हर जगह प्रेशर है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। मैं हर जगह प्रेशर लिख रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। मतलब यहां कहीं तक अगर कोई प्रेशर फाइंड आउट करता तो वो क्या बोलता? प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है ना, आप जैसे जैसे ऐसे डेप्थ में नीचे जाना स्टार्ट करते हो ना, तो प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस डेप्थ के कारण जो प्रेशर बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉस प्रेशर। और गॉस प्रेशर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये गॉस प्रेशर फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। गॉस प्रेशर फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है? रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर है, तो कहीं पर भी अगर आप प्रेशर फाइंड आउट करोगे ना, तो प्रेशर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट। सी लेवल के अबव तक जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसका वैल्यू क्या मिलेगा? पी नॉट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें डेप्थ में नीचे जाना स्टार्ट करेंगे, सी के नीचे जाना स्टार्ट करोगे, तो ये जो पानी का कॉलम होता है जिसमें आप नीचे जाते हो, तो कॉलम के वेट के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक और नया प्रेशर जुड़ना स्टार्ट होता है। अब वो जो नया प्रेशर जुड़ता है ना, उस प्रेशर को हम क्या बोलते, उस प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रो इंटू जी इंटू एच। और इसको क्या बोलेंगे? गॉस प्रेशर। अच्छा, ये रो क्या है? तो जो भी मटेरियल है उसका डेंसिटी है, जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच का मतलब हो गया कि आप सरफेस से कितने डेप्थ के नीचे हो। तो अगर मान लो ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है और ये कुछ h1 हाइट पर है, तो आप प्रेशर, गॉस प्रेशर एट पॉइंट ए कितना लिखोगे? आप लिखोगे रो जी एच वन। उसी तरह अगर आप मान लेते हो कि बी पॉइंट नीचे आ गए और ये जो डेप्थ है वो सरफेस से कुछ तो H2 का है अगर, तो गॉस प्रेशर, गेज प्रेशर भी बोलते हैं इसको, गॉस प्रेशर एट पॉइंट बी जो होगा वो हो जाएगा रो जी एच टू। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गॉस प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो अगर किसी ने आपसे पूछा कि पॉइंट ए पर, सर पॉइंट ए पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ये सब शायद आपने कभी सुना हो अपने लोअर लेक्चर, अपने लोअर क्लासेस में। पॉइंट ए पर अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पी नॉट में अगर पी गॉस ऐड कर दोगे तो इन दोनों का जो सम होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करना है पॉइंट ए पर, तो मैं क्या लिखूंगा? पी नॉट प्लस रो जी एच वन। उसी तरह पॉइंट बी पर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करना होता तो हम क्या लिखते? हम लिखते पी नॉट प्लस रो जी एच टू। इस तरह से हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। अब ठीक है सर, ये मेरे को फॉर्मूला समझ में आया, लेकिन मैं इसको 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी से कैसे समझूंगा? तो 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का कंसेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा बैरोमीटर के बारे में। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस में बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होगी। अभी बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर इज अ डिवाइस using which you can measure atmospheric pressure. So barometer is a device to measure atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का हमारे पास एक डिवाइस है एंड दैट डिवाइस इज नोन एज बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसा हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है,
मरकरी फिल करके रख दिया। ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने मरकरी फिल करके रख दिया, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब भी है हमारे पास, ऐसा कंटेनर है और क्या है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब है इस तरह से। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में भी हमने क्या कर दिया है, ब्रीम तक पूरा मरकरी भर के रख दिया है। पूरा ब्रीम तक हमने Hg भर के रख दिया है। और यहां पर मान लो कुछ दूरी तक, मतलब कुछ हाइट तक मैंने यहां पर भी मरकरी को फिल करके रख दिया है। अब क्या करना है ना, आप इसमें थंब को प्लेस करना, आप अपने थंब को यहाँ पर प्लेस करना और इसको क्या करना है, इसको ब्लॉक कर देना। अपने थंब को प्लेस करके इसको ब्लॉक कर देना। और अगर ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब था, इसको थंब को ऐसे ब्लॉक किया, अब इसको ऐसे इन्वर्ट करके लेके जाना है, ऐसे इन्वर्ट करके लेके जाना है और जेंटली यहां पर लाकर प्लेस कर देना है। कहां पर सर, ऐसे इन्वर्ट करके आप जेंटली इसको यहां पे लाके ऐसे प्लेस कर दोगे। अब जब आप इसको जेंटली यहाँ पे लाके प्लेस करोगे और कुछ टाइम तक रहने दोगे, स्टार्टिंग में क्या है, पूरा पूरा मरकरी से भरा हुआ है। जब आप इसको कुछ टाइम तक छोड़ दोगे ना, तो आप ये देखोगे कि ये जो मरकरी का कॉलम है, ये मरकरी का कॉलम थोड़ा नीचे आ गया है। कितना नीचे आ गया है, तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से मरकरी का कॉलम अगर आप देखोगे तो 75 सेंटीमीटर पर आ गया है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कंप्लीट वैक्यूम है। यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। अब अगर वैक्यूम है तो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जीरो है। अब आप जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाना स्टार्ट करोगे, प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ गेज प्रेशर लिखेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था ना, देखो स्टार्टिंग में क्या है, ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ था, ये भी एटमॉस्फेयर में खुला हुआ था। पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। स्टार्टिंग में जब पूरा, अब मन में डाउट होगा ना, सर ये मरकरी का कॉलम इतना आके रुक क्यों गया, तो उसका उसके पीछे की कहानी क्या है। स्टार्टिंग में ये भी एटमॉस्फेयर था, ये भी एटमॉस्फेयर था। तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो एक पैस्कल लॉ होता है। पैस्कल लॉ क्या बोलता है ना, कि अगर आप सेम हाइट पर देखोगे तो जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए, उतना ही प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए। सेम लिक्विड में अगर हम बात करेंगे तो जितना प्रेशर यहाँ पर उतना ही प्रेशर यहाँ पर, उतना ही प्रेशर यहाँ पर। अब ये तो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ था, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा। ये भी एटमॉस्फेयर में खुला हुआ, तो यहाँ पे भी पी नॉट होगा। अब स्टार्टिंग में जब पूरा पूरा लिक्विड भरा हुआ है ना, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट से ज्यादा है। पूरा पूरा जब लिक्विड भरा हुआ था तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट से ज्यादा था। अब लिक्विड का फ्लो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। तो पॉइंट बी का प्रेशर पहले क्या था, ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा मरकरी भरा हुआ था। यहाँ का प्रेशर कम था, तो मरकरी यहाँ और यहाँ इस तरह से मूव करेगा। अब कब तक मूव करेगा, जब तक पॉइंट बी का जो प्रेशर वैल्यू है वो पॉइंट ए के प्रेशर वैल्यू के बराबर नहीं आ जाता। तो जिस पॉइंट पर मरकरी का रुकना, मरकरी का फ्लो होना बंद हो जाएगा, मान लो इस वाले हाइट पर आते ही मरकरी का फ्लो होना बंद हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए पर जो प्रेशर है, पॉइंट बी पर जो प्रेशर है और पॉइंट सी पर प्रेशर है वो सब इक्वल है। तो पॉइंट बी पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हाइट है वो 75 सेंटीमीटर होता है। अब इसी को यूज करके हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो पी नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे, इस बार यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, यहां से अगर आप नीचे आओगे तो गॉस प्रेशर लिखेंगे। गॉस प्रेशर कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 75 सेंटीमीटर। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ही हम क्या करते हैं, ये जो लिखते हैं ना प्रेशर 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो कभी भी अगर ऐसा लिखा जाए तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है। वहां पे वो बैरोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। बैरोमीटर का हाइट का वेरिएशन चेंज करोगे तो प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 55 सेंटीमीटर ऑफ एच जी अगर कहीं पर भी लिखा मिले तो किस तरह से वहां से प्रेशर इंटरप्रेट करते हैं, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं जब स्टूडेंट था ना तो मेरे को बहुत परेशान करते थे ये सब। मेरे को कभी नहीं समझ में आता था कि बात तो ये प्रेशर प्रेशर की कर रहे हैं और यहाँ पर 75 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो लेंथ में कैसे प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, ये मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता था। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। तो हमने क्या किया है, हमने प्रेशर के बारे में अच्छा खासा जानकारी जो हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हमने वो रख लिया है। नेक्स्ट टर्म
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो नेक्स्ट टर्म होता है, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म इज वॉल्यूम, नेक्स्ट टर्म क्या है, वॉल्यूम वी। अब फिर से अगर मैं वो डायग्राम बनाऊं तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, एक गैस को भर के रख दिया है। अब मन में डाउट आएगा सर ये वॉल्यूम क्या है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वी होता है, ये वी कौन सा वी है, ये वी होता है फ्री स्पेस अवेलेबल, फ्री स्पेस अवेलेबल, free space available for the molecules, free space available for the molecules to move, free space available for the molecules to move। ठीक है, ये V का मतलब है। या अगर आप इसको बाय डेफिनेशन देखोगे तो V का मतलब क्या होता है, V का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस volume occupied by molecules, volume occupied by molecules। ये एक्चुअल V का मतलब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे उसमें जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसको, तो फ्री स्पेस का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हम सर ये ऐसा करेंगे क्या, इतना मुश्किल कैलकुलेशन करने वाले हैं क्या? नहीं, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है। जब हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे तो आइडियल गैस का जो खुद का डायमेंशन होता है कंटेनर के डायमेंशन के सामने वो नेग्लिजिबल होता है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो V फ्री स्पेस अवेलेबल है उसको आप अप्रोक्सीमेटली या 100% टाइम आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही यूज करोगे। तो V जो PV इक्वल्स टू एनआरटी में V है उसको हम यूज कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट किया हमने, हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम को मेजर करते हैं इस तरह से, आप सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर सकते हो, मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हो, लीटर्स में मेजर कर सकते हो। अब इनमें ना रिलेशन आना चाहिए, क्या रिलेशन होता है, याद रखने वाली बात होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 1 लीटर है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक टैंक है जो 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, 1 सेंटीमीटर विड्थ का है और 1 सेंटीमीटर हाइट का है, तो इस टैंक में आप कितना वॉल्यूम कंटेन कर पाओगे, 1 लीटर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी को अगर 1 लीटर को मीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या करेंगे, ये सब याद रख लेंगे। अच्छा, और क्या है सर, 1 मीटर क्यूब इज 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे कन्वर्जन्स काम के होते हैं, तो ये सारे कन्वर्जन्स अपने को आने चाहिए। तो P के बारे में बात कर लिया, V के बारे में बात कर लिया, PV में PV हो गया। अगर नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है N। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, N होता है नंबर ऑफ मोल्स। हम यहाँ पे जो N यूज करते हैं सर उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स का डेफिनेशन होता है, तो मैं पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठूंगा। डेफिनेशन क्या है, आप मास के टर्म्स में डिफाइन करते हो, आप वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन करते हो, आप नंबर के टर्म्स में डिफाइन करते हो। ठीक है, तो N जैसा जरूरत होगा वैसा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो N यहाँ पर है हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, फिर N के बाद क्या होता है, N के बाद हमने पढ़ा है nRT। ये R जो हम यूज करते हैं ना, इस R को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। इस R को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। अब ये R का वैल्यू क्या है, ये R का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, 8.314। इसका वैल्यू लिखेंगे 8.314। यूनिट क्या होता है, जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, 8.314। आपने ये भी देखा होगा कि R का वैल्यू, आपने ये देखा होगा कि R का वैल्यू ये भी होता है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन।
और आर का अब देखना केमिस्ट्री में आर का वैल्यू ये 0.08 ऐसा भी कुछ वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, वो एटीएम एटीएम में यूज करते हैं। तो अब बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो कि आर जो है वो यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं कैपिटल आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर ये कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसके इतने अलग अलग तरह के वैल्यूज क्यों है सर? और सर सारे वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको क्या याद रखना है, हम फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एसआई स्टैंडर्ड्स में यूनिट्स को रखते हैं। तो जब भी जितने भी वेरिएबल्स है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इन सबको जब आप क्या करोगे एसआई स्टैंडर्ड्स में रखोगे ना, तो आप आर का वैल्यू 8.314 यूज करोगे। और इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो गैसेस के तो सबको आप एसआई स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर लो, फिर जाके आर का वैल्यू 8.314 रखना। ये वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है, ये वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखेंगे और हर बार इसी को यूज करने की कोशिश करेंगे। बस कंडीशन क्या याद रखना है सर, जितने भी वैल्यूज आप यूज करते हो पी वी टी एन, सबको आपको एसआई स्टैंडर्ड्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो मैं और भी डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म होता है लास्ट में हमारे पास होता है टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। जब भी आप टेम्परेचर यूज करोगे आपको टेम्परेचर यूज करना है केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में मतलब अगर सेल्सियस में गिवन है तब भी आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आई होप ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आया है। अब ये फॉर्मूला इतना जरूरी क्यों है सर? क्योंकि केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, 50% न्यूमेरिकल्स आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर ही सॉल्व करोगे। तो आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आया है।